अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। आपकी हौसला अफजाई का मैं हर बार शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि चैनल जिस तरह ग्रो कर रहा है वो मेरे हौसले और आपका ताउन उसमें काबिल दीद है। नाज़रीन, आज मैं आपके साथ 8 मुख्तलिफ खबरों पे बात करूंगा। पहली जो खबर बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश ने एक ट्राइलेटरल ब्लॉक बनाया है। ये क्या ब्लॉक है और पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश इकट्ठे मिलकर क्या करने जा रहे हैं, इस पर आज बात करेंगे। यूरोप में जो ईरान के साथ मुज़ाकरात हुए, डोनाल्ड ट्रंप ने उनका ठट्ठा उड़ा दिया और कहा कि यूरोप तो कुछ कर ही नहीं सकता, और उन्होंने ये कहा है कि इसराइल के फ़िज़ाई हमले रोकना मुश्किल है, इसका मतलब ईरान इसराइल जंग नहीं। पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद किया है। ये कितनी अच्छी मूव है, कितनी बुरी मूव है, इस पर बात करेंगे आपके साथ। उसके अलावा सलामती कौंसिल में ईरान ने फिर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है, इस पर भी आपसे बात करेंगे कि एक तरफ क्या प्रोपेगेंडा हो रहा था। आसिम मुनीर ट्रंप मुलाकात पे, दूसरी तरफ ईरान बार बार पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहा है। बहुत लोग बात कर रहे हैं कि इमरान खान ने अभी तक इसराइल की मजम्मत नहीं की, ईरान की हिमायत में बयान जारी नहीं किया, उस पर भी बात करेंगे। और वजीर आजम शहबाज शरीफ क्यों मौलाना फजल रहमान के घर गए, इस पर भी बात करेंगे। और अमेरिका के साबिक सदर बिल क्लिंटन ने नेतन्याहू के खिलाफ एक वीडियो पैगाम किया है, उस पर भी आज बात करेंगे। टोटल 8 मौजूआत हैं मेरे पास आज आपसे बात करने के लिए, और मेरे नज़दीक ये 8 खबरें और 8 मौजूआत बहुत अहम थे। सबसे पहले तो हम उस ट्राइलेटरल फोरम की बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना के दरमियान है। इसकी इस्लामाबाद में मीटिंग हुई है। चाइनीज वाइस फॉरेन मिनिस्टर, बांग्लादेश फॉरेन सेक्रेटरी, पाकिस्तान फॉरेन सेक्रेटरी सारे इकट्ठे बैठे हैं और एक ट्राइलेटरल फोरम को बनाने का ऐलान किया गया है। ये ट्राइलेटरल फोरम जो है ये तीनों मुल्कों के दरमियान डिफेंस और इकोनॉमिक ताउन जो है वो बढ़ाएगा। ये आप समझें, ये इंडिया के खिलाफ 3 मुल्कों ने, चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश, पहले इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान और चाइना का इत्तेहाद है, जिसमें आप देखते हैं कि चाइना पाकिस्तान की मदद करता है, दिफाई मदद करता है, इकोनॉमिक मदद करता है। पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती है और सबकी राय है कि ये एंटी इंडिया है। चाइना के भी इंडिया से मसाइल हैं। अमेरिका जो है वो इंडिया को सपोर्ट करता है चाइना के खिलाफ, तो चाइना पाकिस्तान की सपोर्ट करता है इंडिया के खिलाफ। दुनिया की सियासत ऐसे ही चलती है। अब उसमें बांग्लादेश भी शामिल हो गया। जब तक हसीना वाजिद बांग्लादेश में की सरबराह थी, वो इंडियन कैंप में थी और इंडिया को सपोर्ट करती थी। लेकिन अब जब से डॉक्टर यूनुस आए हैं और बांग्लादेश में चेंज ऑफ रजीम हुआ है, तो मौजूदा रजीम पाकिस्तान से भी अच्छे ताल्लुकात बना रही है और डॉक्टर यूनुस चाइना भी गए हैं। तो अब चाइना ने एक ट्राइलेटरल फोरम बनाया है कि हम 3 मुल्क मिलकर काम करेंगे। ये हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना। तो ये मिलकर आपस में दिफाई ताउन भी करेंगे। आपको याद है बांग्लादेश के आला फौजी वफद आया था, उन्हें JF-17 चाहिए थे, असला चाहिए था, क्योंकि बांग्लादेश के पास कोई असला नहीं है। हसीना वाजिद ने 15 साल में बांग्लादेश की आर्मी को बहुत कमजोर किया है, क्योंकि इंडिया नहीं चाहता था कि बांग्लादेश के बाद कोई मजबूत आर्मी हो, तो बांग्लादेश को बहुत असला चाहिए उसमें। तो ये एक इंडिया के खिलाफ एक नया इत्तेहाद बना है। इसमें आपको याद है एक सार्क होती थी, साउथ एशियन रीजनल कॉरपोरेशन, लेकिन उसमें से इंडिया पाकिस्तान को निकालना चाहता था, लिहाजा वो तंजीम ही खत्म हो गई, क्योंकि उसका इजलास पाकिस्तान में होना था और इंडिया उसमें आना नहीं चाहता था, तंजीम ही खत्म हो गई। अब एक नई तंजीम बन गई 3 मुल्कों की, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना। ये मिलकर अपना रीजनल कॉपरेशन करेंगे, डिफेंस ताउन करेंगे, इकोनॉमिक कॉपरेशन करेंगे और दुनिया के इंटरनेशनल फोरम्स पर इकट्ठे मूव भी करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट भी करेंगे। तो इसका पहला इजलास हो गया है, जिसमें ये फोरम बनाने का ऐलान हो गया है और इसके आगे चीज़ों के लिए वर्किंग ग्रुप वगैरह बन गए हैं, जॉइंट वर्किंग ग्रुप बन गए हैं और एक न्यू रीजनल ब्लॉक का इसको नाम दिया गया है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है कि जैसे जैसे इस वक्त वैसे तो इंडिया और अमेरिका के तल्लुकात भी अच्छे नहीं हैं, लेकिन खित्ते में भी अगर सारे मुल्क इंडिया के खिलाफ इकट्ठे हो जाएं, इंडिया के सारे, चाइना भी इंडिया का हमसाया है, बांग्लादेश भी इंडिया का हमसाया है, पाकिस्तान भी इंडिया का हमसाया है, तो अब आपके 3 हमसाए मिलकर एक रीजनल ब्लॉक बना लें आपके खिलाफ, तो आपके लिए मसला तो होगा। मेरे ख्याल में ये भारत के लिए बड़ा मसला है कि उसके 3 जो बड़े हमसाए हैं जिसके साथ उसकी बड़ी शरत मिलती है,
تینوں اکٹھے ہو گئے ہیں اس کے خلاف، اور تینوں نے آپس میں ڈیفینس، اکنامک، اسٹریٹجک کوآپریشن طے کر لیا ہے اس کے خلاف، تو یہ انڈیا کے لیے کافی مشکل ہے، اس لیے اس پر ہم بات کرنا چاہتے تھے۔ میں نے کل بھی بات کی تھی کہ یہ جو یورپ اور ایران کے مذاکرات ہیں، اس کے نتیجے میں یا سیکورٹی کونسل کی میٹنگ کے نتیجے میں کوئی سیز فائر نہیں ہو سکتا ہے ایران کا۔ آج ڈونلڈ ٹرمپ نے پورے یورپ کا مذاق بھی اڑا دیا ہے کہ یورپ جنگ نہیں رکوا سکتا، اور انہوں نے کہا اسرائیل بہت اچھا جا رہا ہے، ایران کم اچھا جا رہا ہے، اور انہیں جنگ اور بمباری رکتی نظر نہیں آ رہی، اس کے اندر جنگ چلے گی۔ خود انہوں نے کہا ہم 2 ہفتے تک فیصلہ کریں گے۔ یہ وہ جو یورپ کا تھا، انہوں نے کہا جی یورپ تو اپنا دفاع خود نہیں کر سکتا، اس نے کسی کا کیا کہا ہے، وہ خود ڈائریکٹ ایران سے بات چیت کا ضرور دے رہی ہے۔ تو وہ ساری ڈپلومیٹک جو سیکورٹی کونسل، یورپ میں مذاکرات، یہ وہ پوٹن کی ثالثی، وہ سب ڈوب گئی ہے اور کوئی چانس نہیں ہے۔ امریکہ نے کہا وہی فیصلہ کرے گا اور اسرائیل فیصلہ کرے گا۔ لیکن اب پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل پرائز کے لیے نامزد کیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کہا ہے کہ یہ نوبل پرائز لبرلز کو ملتا ہے، میں کنزرویٹو ہوں، مجھے نہیں ملے گا، لیکن پاکستان نے آفیشلی بطور حکومت پاکستان انہیں نامزد کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان نے بہت ٹھیک کیا ہے، ہم نے نامزد کر دیا ہے، ملے یا نہ ملے، آگے تو وہ نوبل پرائز کمیٹی اور امریکہ کا معاملہ ہے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو دینا چاہتے ہیں یا نہیں دینا چاہتے، وہ ان کا معاملہ ہے۔ پاکستان نے تو نامزد کیا ہے، ہمیں تو نامزد کرنا چاہیے تھا۔ اس کے 2 فائدے ہیں پاکستان کو۔ ایک تو اس وقت پاکستان اور ڈونلڈ ٹرمپ کے تعلقات بہت اچھے جا رہے ہیں، ہمیں انہیں مزید مضبوط کرنا چاہیے، ہمیں اس کے اوپر اتنی مور ثبت کرنی چاہیے کہ ان کے درمیان کوئی دراڑ ہی نہ آ سکے۔ اور دوسرے اس موو سے بھارت کمزور ہوتا ہے، بھارت کو بھی چاہیے کہ ہمارے اس نوبل پرائز کی توثیق کر دے، کیونکہ جنگ رکوانے میں وہ مان لے کہ امریکہ کا کردار ہے۔ تو اب تو پریشر انڈیا پہ ہوگا نا کہ آپ بھی اس کی توثیق کریں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ رکوائی ہے اور ایک نیوکلیئر جنگ رکوائی ہے، لہٰذا انہیں نوبل پرائز ملنا چاہیے۔ تو میرے خیال میں پاکستان نے بالکل ٹھیک کیا ہے، اور اس کا پاکستان کو فائدہ ہے، اور ہر ملک اپنے فائدے کے لیے کام کرتا ہے۔ پاکستان نے اپنے فائدے کے لیے یہ نامزدگی کی ہے۔ یہ چلے ہوئے تھے مطلب ان کے لیے عمران خان کو نامزد کرانا تو بڑا امپورٹنٹ ہے پی ٹی آئی کے لیے، لیکن میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے تو ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت امپورٹنٹ ہے۔ ہم ایک طرف چائنا کے ساتھ مل کر بنگلہ دیش، چائنا اور پاکستان بلاک بنا رہے ہیں، دوسری طرف ہم امریکہ کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت سارے وہ دوست ہمارے پی ٹی آئی کے جو بڑے میمز بنا رہے تھے کہ عاصم منیر نے بیسز اور وہ کوآپریشن ایران کے خلاف دیا ہے، وہ سن لیں کہ سیکورٹی کونسل میں ایران پھر پاکستان کا شکریہ ادا کرتے کرتے مر رہا تھا، بار بار پاکستان کا شکریہ ادا کر رہا تھا سیکورٹی کونسل میں۔ تو اگر پاکستان ایئر بیسز دے رہا ہو تو ایران اتنا بچہ ہے کہ پاکستان کا شکریہ ادا کرے، انہیں پتہ ہے ہم بیسز نہیں دے رہے، بلکہ اگر کوئی امریکی حملہ روکا ہے تو اب تو انٹرنیشنل تجزیہ نگار بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل عاصم منیر نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ تھوڑا موقع دیں، سفارتکاری کو بات چیت کریں، ایک دم حملہ کرنا درست نہیں ہوگا۔ اور اب تو دنیا بھی کہہ رہی ہے کہ ایٹمی اثاثوں پر حملہ کرنے سے تابکاری بڑھ سکتی ہے، آئی اے ای نے بھی ایسا کہا ہے۔ تو وہ بات ہے کہ جو پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا تھا وہ ایران کے شکریہ سننے، ایران کتنا شکریہ ادا کرے، اس کے اوپر عمران خان پر بھی ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہر بات پر ٹویٹ کر دیتا ہے، یہ ذرا ایران اسرائیل جنگ میں اسرائیل کی مذمت کیوں نہیں کر رہا؟ کہتے ہیں جی اس کا جمائمہ خان کا سسرال، جو گھر والے جو بچے اس کے یہودی خاندان میں رہتے ہیں، جیو ہیں، لہذا یہ اسرائیل کی مذمت نہیں کرتا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی عمران خان نے بہت دفعہ اسرائیل کی مذمت کی ہے، جب وزیر اعظم تھے تب بھی مذمت کی ہے، اب بھی غزہ کے معاملے پہ بھی مذمت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں ایران اسرائیل پہ نہیں کی ہے۔ تو اب یہ ایک بحث چل رہی ہے، یہ ویسی بحث ہے جب پاک بھارت جنگ چل رہی تھی تو پی ٹی آئی والے نہیں کہتے تھے نواز شریف نے مودی کی مذمت نہیں کی ہے، وہ کہتے تھے انہوں نے فوج کی تعریف کی ہے، وہ ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں مودی کی مذمت نہیں کی ہے، مودی والا ٹویٹ دکھائیں۔ اب وہ الٹا عمران خان پر آ گیا کہ ذرا اسرائیل کی مذمت والا ٹویٹ کر کے دکھائیں، کریں نا نیتن یاہو کے خلاف ٹویٹ، کیوں نہیں کرتے نیتن یاہو کا نام لے کے ٹویٹ؟ کل آپ کہتے تھے نا کہ مودی کا نام لے کے ٹویٹ کیوں نہیں کرتے ہیں، تو اب وہ جواب میں کہہ رہے ہیں عمران خان نیتن یاہو کا نام لے کر ٹویٹ کیوں نہیں کرتا، اور وہ ٹویٹ کرے تو وہ یہ ایک پاکستان کے اندر بحث ہے جو چلتی رہتی ہے۔ امریکہ کے سابق صدر بل کلنٹن نے نیتن یاہو کے خلاف بیان جاری کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کو جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہیے، اور نیتن یاہو اپنا اقتدار بچانے کے لیے جنگ چھیڑ دیتے ہیں۔ ویسے نیتن یاہو کا نا اسرائیل میں اقتدار خطرے میں رہتا ہے، ان کے اوپر بھی عمران خان کی طرح توشہ خانہ کا کیس ہے کہ انہوں نے تحفے لے لیے سرکاری، اور وہ کھالی اور کرپشن کے کیسز ہیں، جیسے عمران خان پر کیسز ہے نا توشہ خانہ کا، ویسا ہی نیتن یاہو
नेतन्याहू पे, और उन पर एक इल्ज़ाम ये भी है कि जब भी उनकी हुकूमत खतरे में होती है वो कोई ना कोई जंग छेड़ लेते हैं और फिर पूरी जो उस जंग के बहाने अपना इक़्तिदार बचा लेते हैं। इस बार भी वहाँ पार्लियामेंट तहलील होने की करारदाद पेश हुई थी और लग रहा था कि पार्लियामेंट चली जाएगी, नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे, तो उन्होंने ईरान के साथ जंग छेड़ दी है। पहले गजा वाली जंग छेड़ी, फिर हिजबुल्लाह वाली छेड़ी, वो 2-3 साल से जंगों के चक्कर में ही बैठे हुए हैं। तो उस तरफ बिल क्लिंटन ने कहा है। अच्छा, ईरान में ना जुम्मे के इज्तिमात बहुत बड़े हुए हैं, और जो जुम्मे के इज्तिमात हैं वो इतने बड़े हुए हैं, इससे 2 बातें साबित हुई हैं। एक तो ईरानी कौम शायद मिसाइलों से नहीं डरती, और वो उन्होंने जुम्मे के इज्तिमात में निकल कर अपनी बहादुरी का सबूत दिया है। दूसरा ये है कि खामनाई की पॉपुलैरिटी भी इससे साबित हुई। लेकिन अब सब कह रहे थे जंग की वजह से खामनाई रजीम अनपॉपुलर हो जाएगी, वहाँ चेंज ऑफ रजीम हो जाएगा, अंदर से अनरेस्ट उठेगा और वो अनरेस्ट खामनाई को बहा के ले जाएगा। और जो जो चेंज ऑफ रजीम के लिए अंदर से तो उठना जरूरी है ना, लेकिन जुम्मे के इज्तिमात में जितने लोग आए हैं, बड़े बड़े इज्तिमात हुए हैं, उससे तो लगा है कि खामनाई अभी पॉपुलर है, और इस जंग ने लोगों को मजीद खामनाई के साथ जोड़ दिया है और उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा किया है। इसीलिए एक तो इसराइल के खिलाफ लोगों का खौफ नजर नहीं आया, और नजर आया कि लोग बेखौफ हैं, जंग से डर नहीं रहे। और जैसे हमारे यहाँ वो जब इंडिया ने वो मारे थे ना स्पाई ड्रोन, तो लोग उनको पकड़ने के लिए ऐसे जैसे कटी हुई पतंगे नहीं पकड़ते, वैसे नहीं, एक बंदा मोटरसाइकिल पे पकड़ के ड्रोन घर ले गया था। सेम इज द केस ईरान में भी लगता है कि लोगों में खौफ नहीं है, और लोग जुमे के इज्तिमात में बहुत बड़ी तादाद में निकले हैं। वहाँ इसराइल की मजम्मत के खुतबे भी हुए हैं और सब हुए हैं। तो ये एक है, जबकि इसराइल में वीरानियां हैं। इसराइल ने तो अपने लोगों पर इसराइल छोड़ने पर पाबंदी लगाई हुई है, वहाँ लोग बंकर से बाहर नहीं निकल रहे, वहाँ मौत का खौफ है। और ईरान में हालात डिफरेंट है, ये भी एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया जा सकता है। अब रह गए शहबाज शरीफ साहब मौलाना फजल रहमान के घर गए हैं। एक तो मौलाना फजल रहमान के जो बेटे हैं मौलाना असद महमूद, उनको अगवा करने की कोशिश हुई है लेकिन वो नाकाम हो गई है। लिहाजा प्राइम मिनिस्टर उनकी खैरियत दरियाफ्त करने गए थे, इस वाक़े पर तशवीश का इजहार करने गए थे। केपी में हुआ ये वाक़या। और दूसरा, फजल रहमान साहब ने बजट के खिलाफ बड़ी गर्ज बर्ज के कौमी असम्बली में तकरीर की, तो मेरे ख्याल है शहबाज शरीफ साहब उन्हें थोड़ा हल्का करने के लिए गए थे, कि थोड़ा उनको नरम करने के लिए गए थे। और ये एक मुसलसल स्ट्रेटजी है शहबाज शरीफ की कि वो मौलाना फजल रहमान के साथ एंगेज रहती हैं, कि वो मुकम्मल तौर पर पीटीआई के साथ ना चले जाएं, बल्कि उनके और वजीर आजम के दरमियान एक राब्ता और कायम रहे, और वो मिड वे में उन्हें रखा जाए कि वो ना हुकूमत के साथ हैं ना अपोजिशन के साथ हैं, दरमियान में बफर जोन में रहें। इस चीज़ का शहबाज शरीफ को भी फायदा है। दूसरा, मैं समझता हूँ कि जो गंडापुर ने कहा कि मैं असेंबली तोड़ सकता हूँ, देखिए ना, अगर अब केपी का बजट नहीं पास होता तो क्या होगा, सब पूछ रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इमरान खान से मुलाकात कराई जाए। तो अगर वहाँ बजट पास नहीं होता तो वहाँ एक बहरान आएगा, और वहाँ ऑपोजिशन तो बड़ी ऑपोजिशन तो फजल रहमान साहब है। क्या केपी को दोबारा इलेक्शन की तरफ लेके जाना है, केपी को क्या करना है? मेरे ख्याल में ये मीटिंग केपी के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, और केपी में अगर आगे गंडापुर बजट नहीं पास करते तो फिर हुकूमत की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और मौलाना फजल रहमान को बतौर अपोजिशन पार्टी ऑफ केपी इस स्ट्रेटेजी को सपोर्ट करना चाहिए। तो वो जो गंडापुर की असेंबली तोड़ने की धमकी है, बजट ना पास कराने की धमकी है, वहाँ अपोजिशन ने कटौती की तहरीकें पेश करनी है, गवर्नमेंट उसकी वोटिंग में नहीं आती तो क्या होगा? मेरे ख्याल में एक जॉइंट स्ट्रेटजी बनाने के लिए केपी में भी प्राइम मिनिस्टर फजल रहमान के पास गए कि आप मरकज में तो हमारे खिलाफ जितनी मर्जी तकरीरें कर लें, लेकिन केपी की हद तक ताउन होना चाहिए, और कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और फजल रहमान को इकट्ठे चलना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये विजिट फजल रहमान की तकरीर से ज्यादा केपी के तनाजुर में था, और केपी में आगे जो स्ट्रेटजी बननी है उसमें फजल रहमान साहब को लीडिंग रोल मिल सकता है, अगर वहाँ आगे इलेक्शन ही होने। अगर वाकई पीटीआई ने हुकूमत तोड़ दी, तो वैसे तो पीटीआई को पहले अपनी असम्बलियाँ तोड़ के काफ़ी अकल आ जानी चाहिए कि असम्बलियाँ तोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता, नुकसान होता है, और उन्हें इस बहरान से निकल आना चाहिए। लेकिन फ़र्ज़ कर लें अगर वो नहीं निकलते, तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को काउंटर स्ट्रेटजी पर गौर कर रही है कि अगर वहाँ हुकूमत टूटती है तो फिर गवर्नमेंट ने क्या इमरजेंसी लगानी है, इलेक्शन कितने दिन में करानी है, निगरान कौन होगा। तो इस सब पर एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए प्राइम मिनिस्टर जो है वो शहबाज शरीफ जो है वो फजल रहमान के पास गए।